जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्या है कि टेस्ट एनालिसिस है। तो देखिए, आज जो तारीख है वो क्या है पहले जान लीजिए। तो वो आपको 8 तारीख है, ठीक है ना, यानी कि 8 अक्टूबर 2023 है। तो देखिए, तो 8 अक्टूबर 2023 को क्या है कि आपको जो क्लास में आपको ऑफलाइन टेस्ट हुई है, ठीक है ना, उसका जो आपको आंसर है, ठीक है ना, उस आंसर का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उस टेस्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तो इस टेस्ट का जो कोड है ना, वो आपको क्या जानते हैं, AACPS02। और यह जो है आपको पॉलिटिकल साइंस का जो है आपको दूसरा लेसन का जो है वो आपको टेस्ट हुआ है, वो है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके क्वेश्चन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर सच में आपको इस क्वेश्चन की नीड है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे ताकि हम इसे टेलीग्राम चैनल में डाल दें, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, सारे एनालिसिस का, ताकि आपके एग्जाम में जो है इससे जो पूछे जाने वाले प्रश्न है सारे के सारे जो है अच्छे से आपको सॉल्व हो सके। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्यों, ठीक है ना, यानी कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, और कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि सभी आपको मुख्य अड़चनें रही है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए कभी कभी राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो भी आपको केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होता है उसको क्या करता है कि आपको मतलब कि प्रभावित करती है। अनुच्छेद 356 इसका देखते हुएगा कि अक्सर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो आपको राज्यों में इसका गलत दुरुपयोग करती है। उसके बाद है राज्यों की केंद्र पर निर्भरता आती है। ये सभी जो है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों की प्रमुख अड़चन है। चलिए, 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। तो देखिए, ये जो सौराष्ट्र है ना साथियों, वह आपको क्या है, ये जो गुजरात है इसका क्या है कि आपको यानी कि एक अंग है। वहीं पूछ देंगे कि बताइए विदर्भ, क्या पूछेंगे, विदर्भ। तो देखिए, तो ये जो विदर्भ है यह आपको किसका है, तो आपको महाराष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। उसके बाद है आपको मारवाड़, क्या है, मारवाड़। तो ये जो मारवाड़ है ये आपको राजस्थान का जो है आपको एक प्रमुख अंग है। तो देखिए, तो ये विदर्भ और आपको सौराष्ट्र ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए, अब हम चलते हैं 3 में। देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का क्या है कि आपको उल्लेख है। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंधों का जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 245 से 255 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको 3 का क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए, 324 से 329 में यह जो है इस अनुच्छेद में आपको निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है, निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना था, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है कहाँ है। तो क्या कहेंगे, अनुच्छेद 324 से 329 में। 352 से 360 में आएंगे तो इसमें आपको राष्ट्र मतलब आपात उपबंध का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, आपात उपबंध का। था साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 3 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए, अब हम चलते हैं 4 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि बजट का संबंध जो है किस पक्ष से है। तो देखिए, कह रहा है आय से, व्यय से, आय एवं व्यय से। तो देखिए, तो बजट का जो संबंध है ना वो आपको आय एवं व्यय से है। तो यहाँ से एक बात आती है कि क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है। तो साथियों, बजट शब्द का जो उल्लेख है ना वो आपको संविधान में नहीं है। तो बजट की जगह पर क्या है कि आपको वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बजट के बदले हमारे संविधान में किस चीज का उल्लेख है। तो क्या कहेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण का। और ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कहेंगे आपको अनुच्छेद 112 में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं, मतलब कि ऐसी संस्था जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो देखिए, यह 5 नंबर प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, उसके बाद है आपको चुनाव आयोग। तो साथियों, ये जो नीति आयोग है ना ये आपको एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल राइट है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है। तो देखिए, तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है ना वो आपको अनुच्छेद 280 में है। तो इसे आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग इसका जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 315 में है। तो इसे आपको याद रखना है। चुनाव आयोग इसका जो उल्लेख है
वो आपको आर्टिकल 324 से 329 में है। तो देखिए, तो सबका उल्लेख कहीं ना कहीं संविधान में है, लेकिन नीति आयोग का उल्लेख कहीं संविधान में है नहीं, इसीलिए 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 6 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है 1956, 1955, आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हो, 1951, 1950। तो देखिए, तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है ना 1951 में, मतलब आप कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब होती है? तो आपको 1 अप्रैल 1951 को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि 1 अप्रैल कितना, 1951 को, और इसका जो अंत होता है पहली पंचवर्षीय योजना का वो आपको 31 मार्च 1956 को होती है। यानी कि यह 5 वर्षों की क्या होती है कि आपको योजना होती है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 6 क्या है, 6, उसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको राइट है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसे बढ़िया से देख लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 7 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? मतलब पूछा जा रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको कब से कब तक रही थी? तो साथियों भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 में, और पंचवर्षीय मतलब 5 सालों की योजना रहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1951 से 1956 जो है वो आपको पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है ना वो आपको सोवियत संघ के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। और हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है ना, या आर्थिक नियोजन, वो आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब कि भारत में ये जो पंचवर्षीय योजना जो हम लोग सीखे वो कहाँ से सीखे हैं जानते हैं? तो वो आपको सोवियत संघ के संविधान से सीखे हैं। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 8 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो साथियों भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होता है वो आपको 1956 में पारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से बात आएगी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये आपको बना कब था? तो याद रखिएगा ये जो आपको राज्य पुनर्गठन क्या है कि आपको आयोग है, ठीक है ना, यह राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 1953 में, इसे आपको याद रखना है। दूसरी बात कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो अपनी रिपोर्ट देता है, क्या देता है? रिपोर्ट देता है, ठीक है ना, यह आपको 1955 में देता है। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 56 में जो होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है, और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो आपको किया जाता है। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। 1952 में याद रखिएगा कि भारत में जो होता है प्रथम आम चुनाव होता है। 1954 में जो है वो हमारे देश में जो होता है नागरिक पुरस्कार की शुरुआत होती है, अर्थात भारत रत्न, पद्म जो पुरस्कार है ये सब जो 1954 से दिए जाते हैं। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप इसे देख लीजिएगा। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 में, और सभी लोग बताइएगा, ठीक है ना, सेशन समाप्त होने के बाद कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही है, कितना जो है वो आपका गलत है, और कहाँ गलत किए इसे भी आप लोग देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की जो है सीमाओं क्या है, सीमाओं में परिवर्तन करने का, ठीक है ना, क्या है, परिवर्तन करने का, नाम बदलने का, नए राज्यों का निर्माण करने का जो अधिकार है वो आपको किसे है? तो साथियों ऑप्शन ए करा है राज्य विधानमंडल को, संघीय मंत्रिपरिषद को, राज्य मंत्रिपरिषद को, संसद को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद। क्योंकि संसद जो होते हैं अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र इस समय क्या कर सकता है कि आपको परिवर्तन कर सकता है। तो 9 का राइट आंसर वो आपको डी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 10 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था? तो देखिए ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को जो सौंपता है वो आपको 1955 में, मतलब कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब दिया था? तो क्या कहिएगा? 1955 में। उसके बाद है 1953। क्या है? 1953। तो 1953 में क्या होता है जानते हैं कि आपको राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो आपको बना था। क्या है? बना था। तो ये सब आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन क्या है, पुनर्गठन आयोग, ठीक है ना, यह कब बना था? तो ये आपको 1900 कितना में, 53 में। उसका 56 में जो है वो आपको राज्य पुनर्गठन जो है वो आपको अधिनियम बनता है। क्या बनता है? अधिनियम। देखिए सब शब्द में थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है ना, यह आपको कब बना था? 1956 में। लेकिन उससे भी पहले कि न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है? 1953 में। ये रिपोर्ट 2 साल बाद देती है और कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, तब जाकर संविधान में क्या होता है? 1956 में 7वां संशोधन होता है और उसके बाद जो होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपको बनता है। तो यहाँ से प्रतिवेदन कर रहा है, प्रतिवेदन मतलब हो गया रिपोर्ट, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। सारे लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा आप बताइएगा। देखिए कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है 1951 से 1956, उसके बाद है 1956 से 1961, 1961 से 1966, उसके बाद 1952 से 1957। तो देखिए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था ना साथियों वो आपको 1956 से 1961, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और इसी में पूछेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल, तो देखिए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1951 से 1956 था। उसके बाद है तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका काल क्या था? तो देखिए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल जो है वो आपको 1961 से 1966 है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और भारत में पंचवर्षीय योजना का प्लान कहाँ से लिया गया है? तो कहेंगे आपको सोवियत संघ के जो संविधान है वहां से लिया गया। और आप लोगों को एनालिसिस कैसी लग रही है आप लोग बताएंगे, क्योंकि अब यहाँ से जो भी आपको क्लास की टेस्ट होगी सारे का जो है आपको क्या होगा जानते हैं कि आपको आंसर जो होंगे वो आपको एनालिसिस करके आपको दिए जाएंगे। तो 11 का राइट आंसर समझ गए होंगे। चलिए 12 में क्या करें कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो क्या होता है? मतलब कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार के वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो साथियों भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है ना वो आपको क्या होता है जानते हैं? तो वो देगा आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन कहीं पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सी नंबर ऑप्शन को थोड़ा सा मिला लीजिए, क्योंकि सबसे करीब का जो ऑप्शन है यही है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा वो आपको राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि देखिए यहाँ सबसे करीब मिल रहा था 30 अप्रैल था, सबसे करीब था, इसीलिए इसका हम राइट आंसर जो देंगे वो आपको सी देंगे। चलिए अब चलते हैं 13 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये जो देख रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था कि आपका औद्योगिक विकास काफी ज्यादा किया गया था, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग परिवहनीय योजना के नाम से या औद्योगिक योजना के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये जो देख रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या है? तो 1956 से 1900 कितना है जानते हैं? 61 है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1951 से 1900 कितना है? तो आपको 56 है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1900 कितना है? तो आपको 61। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से जो है 1900 कितना है? तो आपको 74 है। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आपको इसको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है? तो देखिए तो साथियों ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना, इसे क्या है कि कृषि एवं सिंचाई आधारित जो है पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि सिंचाई और आपको जल विद्युत परियोजना पर क्या हुआ था कि आपको काफी ज्यादा बल दिया गया था। तो 1 का राइट आंसर 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें तो आपको भारी उद्योग पर क्या किया गया था? बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर जो था वो आपको जोर दिया गया था, ठीक है ना। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 14 का राइट आंसर वो आपको ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 15 में। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत हो आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश के नियोजन से प्रभावित है? तो साथियों भारत में जो नियोजन व्यवस्था है ना वो आपको सोवियत संघ के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। और भारत में जो आपको क्या है कि जो नियोजन व्यवस्था है या आर्थिक नियोजन है या पंचवर्षीय योजना है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको बताना है, चाहे जिस आंसर में आपको डाउट हो आप बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 16 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है मेरे भाई 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो देखिए तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में जो है ना साथियों वो आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पद देके। पूछेंगे जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो कहेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वराज पार्टी का तो आपको ये मोतीलाल नेहरू और आपको चित्तरंजन दास। तो जैसा भी प्रश्न आया आपके एग्जाम में आप उसे देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 17 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 1959 में स्थापित
स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो देखिए, तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब होती है? यहाँ पर ही दिया गया 1959 में होती है। कितना होती है? 1959 में। और इसके जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे? तो देखिए, कह रहा आचार्य जेपी कृपलानी, राजगोपालाचारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है ना? तो सारे चीज आपको अच्छे से देख लेना है। तो 17 का राइट आंसर वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कर रहा है सुनिए, क्योंकि ये टेस्ट एनालिसिस है इसलिए हम इस पर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। आगे देखिए, कह रहा कि किस वर्ष चीन ने भारत पर क्या किया था कि आपको आक्रमण किया था? तो देखिए, तो चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था ना, वो आपको 1962 में, 1965 में कौन किया था, 99 में कौन किया था, 71 में कौन किया था? तो इस तीनों ईयर में जो है वो आपको पाकिस्तान किया था। कौन किया था? पाकिस्तान। बाकी जो देख रहे हैं 1962 में, वो कौन किया था जानते हैं? वो आपको भारत, ये क्या कहते हैं कि चीन किया था। किस पर? तो आपको भारत पर। तो सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो साथियों, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो आयोजित होता है ना, वो आपको बेलग्रेड में होता है। और बेलग्रेड में कब होता है? याद रखिएगा 1961 में होता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए, नई दिल्ली में आपको 7वां जो आपको क्या है कि ये जो देख रहे हैं गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन, वो आपको आयोजित हुआ था। ठीक है ना? और ये जो 7वां गुटनिरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन है वो आपको नई दिल्ली में हुआ था। और इंदिरा गांधी जो है इस शिखर सम्मेलन की क्या किए थे कि आपको अध्यक्षता किए थे। तो ना इसका राइट आंसर समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं 20 में, क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो साथियों, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, उनको जो नियुक्त करते हैं वो आपको कौन करते हैं जानते हैं? तो वे आपको राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्या है? सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति करते हैं वे आपको राष्ट्रपति करते हैं। और यह बात सब जो है कहाँ कही गई है? तो आपको अनुच्छेद 75 में, क्या है 75 में, देखिए अनुच्छेद 74 में क्या है पहले समझिए। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो आपको राष्ट्रपति करेंगे। मतलब कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपको राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? 75 के तहत। ठीक है ना? इसे आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए 21 में कह रहा है साथियों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो साथियों, नागरिकता से जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद है ना, वो आपको 5 से 11 है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे और अगले प्रश्न को चलते हैं। और आपको कैसी लग रही है विश्लेषण टेस्ट का, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए अब चलते हैं 22 में, देखिए क्या कह रहा है सुनिए, क्या निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो साथियों, भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, मतलब भारत के महान्यायवादी, क्या है? महान्यायवादी, इन्हें क्या है कि संसद को संबोधित करने का अधिकार है। लेकिन ये संसद में मतदान जो है वो आपको नहीं कर सकते। ये होते हैं क्या है? तो कहेंगे भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो हम कहेंगे आर वेंकट रमनी। क्या कहेंगे? आर वेंकट रमनी। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 23 में, क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी जो है किसे दी गई थी? तो साथियों, भारत में जो है आपको रजवाड़ों को शामिल कराने की जो जिम्मेदारी है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आपको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 23 का राइट आंसर बी हो गया। चलिए 24 में क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसे आपको याद रखना है। रक्षा मंत्री की बात करेंगे अंतिम सरकार में, तो ये आपको बलदेव सिंह थे। ये सारी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको क्या थे कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। पंडित नेहरू प्रथम जो थे वो आपको विदेश मंत्री थे। क्या थे? विदेश मंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये सब आपको नेहरू जी के बारे में याद रखना है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 25 में, क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। बीबी गिरी क्या थे? तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है ना? उसका था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको राष्ट्रपति भारत के। तो सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 25 का राइट आंसर समझ गए होंगे। चलिए 26 में क्या कह रहा है सुनिए,
कह रहा है मेरे भाई कि भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है वो आपको कब हुआ था, तो चलिए बताइए भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो कहेंगे हम आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको राइट हो जाएगा, यानी कि सी 1957 में, ठीक है ना, क्योंकि 1952 में प्रथम आम चुनाव होता है और आम चुनाव कितने वर्ष पर होता है, 5 साल पर, इसलिए भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था कब हुआ था, तो 1957 आम चुनाव की बात हो रही है, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 57 में, सॉरी 57 कह रहे हैं, 27 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है, तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा। तो देखिए तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है ना साथियों, वे कहे जाते हैं, कौन जानते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता, ठीक है ना, सॉरी आधुनिक भारत कहते हैं, यानी कि संविधान का निर्माता, ठीक है ना, इसके अलावा इन्हें आधुनिक मनु, ठीक है ना, महार का महात्मा, ये सब जो कहे जाते हैं कि ना, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर साहब को, तो ऑप्शन नंबर जो ये है वो आपको बिल्कुल राइट है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 28 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1906 में होती है, कहाँ होती है, तो ढाका में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपको 29 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो साथियों भारत की जो सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन कब होता है, तो 1885 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको 29 का राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन 1900 कितना में, तो आपको 6 में। बीजेपी का गठन 1980 में। जनता पार्टी का गठन 1977 में। तो ये जो आपका प्रश्न है 29 नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 30 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए कह रहा है 1925, 1964, 1977, 1980। तो देखिए तो भारतीय जनता पार्टी जो है, ठीक है ना, इसकी जो स्थापना होती है 1980 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 1977 में कहते हैं तो सीधे हो जाता है आपको जनता पार्टी। देखिए थोड़ा का ही अंतर है, ठीक है ना। 1964 में कहेंगे तो आपको मार्क्सवादी, क्या है मार्क्सवादी, क्या कहेंगे थे आपको कम्युनिस्ट पार्टी, क्या कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। इसका गठन कब होता है, तो याद रखिएगा 1964 में, ठीक है ना। उसके बाद 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 31 में 31 नंबर जो प्रश्न कर रहा है साथियों, सुनिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी, तो साथियों एओ ह्यूम जो होते हैं वो आपको कांग्रेस पार्टी की क्या करते हैं कि आपको स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना, ये आपको कब हुई थी, तो ये आपको 1959 में, याद रखिएगा। जनसंघ की स्थापना 1951 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जो होता है 1952 में। तो सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 32 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो साथियों ये जो पंचशील समझौता है ना, यह आपको भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो यह आपको 1954 में, ठीक है ना। और इस पंचशील समझौता पर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आपको चीन के प्रधानमंत्री जो थे चाउ एन-लाई ने हस्ताक्षर किया था। तब 32 का राइट आंसर वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए 33 में, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए तो ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी जो स्थापना होती है वो आपको 1961 में। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे भारतीय प्रधानमंत्री में, तो वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 34 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 1957 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो देखिए तो 1957 में केरल में साम्यवादी सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो आपको कौन थे जानते हैं, EMS नंबूदिरी थे, ठीक है ना। यानी कि ये जो देख रहे हैं साम्यवादी पार्टी, ठीक है ना, उसको जो होता है 1957 में क्या होता है कि केरल राज्य में क्या होता है कि आपको मतलब कि आने का सत्ता में आने का अवसर मिलता है और ये आपको गैर कांग्रेसी सरकार होती है, ठीक है ना। तो 34 का जो आपको आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 35 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इस दल ने एक देश एक संस्कृति
और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। तो यह था आपको भारतीय जनसंघ। कौन था? भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में स्थापित होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी दल ने सबसे पहले क्या है कि एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर क्या किया था कि आपको बल दिया था। चलिए अब चलते हैं 35 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था। तो देखिए, तो भारत सरकार के जो पहले गृह मंत्री थे वो आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसे कहते हैं पहले उप प्रधानमंत्री, तो ये भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। चलिए अब चलते हैं 37 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो साथियों, भारतीय संविधान को जो लागू किया जाता है ना वो आपको 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं क्या जानते हैं? तो आपको गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी 1949 को संविधान को जो होता है वो आपको अंगीकार किया जाता है। और 26 जनवरी को जो है हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? तो वो आपको कानून दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो साथियों ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो देखिए, तो भारत का लौह पुरुष जो है ना साथियों वो किसे कहा जाता है जानते हैं? तो याद देखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का क्या कहा जाता है कि आपको लौह पुरुष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा के नाम से जानते हैं। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी आपको बिल्कुल सही है। चलिए 39 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो साथियों 1930 में गांधी जी के द्वारा जो होता है ना वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होती है वो आपको शुरू की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किए जाते हैं। स्वराज आंदोलन समय समय पर अलग नेताओं के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किए जाते हैं। तो देखिए, तो ये सभी जो है गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, ठीक है ना। तो 39 का राइट आंसर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 में। कह रहा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। तो साथियों स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में जो गृह मंत्री थे वो आपको कौन थे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जस्ट क्या था कि आपको पूछा गया था। चलिए अब चलते हैं 41 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि विश्व के किसी भी गुट में क्या होना कि जानते हैं कि आपको शामिल नहीं होना। क्या होना? शामिल नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दुनिया के देशों से सहयोग लेना, किसी भी गुट में न शामिल होते हुए भी। तो 41 का राइट आंसर समझ में आ गए होंगे। चलिए 42 में। देखिए, इसमें हम क्या करें कि केवल आंसर जो है बता रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट का एनालिसिस हुआ है। बाकी चैप्टर वाइज जो है पॉलिटी का सोल्यूशन हम आपको करके दिए हुए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो देखिए, तो गुट निरपेक्षता की नींव रखने में जो सबसे अहम भूमिका था भारतीय नेता में पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, और भारत की विदेश नीति भी क्या है तो आपको गुट निरपेक्ष है। चलिए 43 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो साथियों गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे वो आपको राम मनोहर लोहिया जी दिए थे, ठीक है ना, 1970 के दशक में। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है सी वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसी में पूछेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे। तो क्या कहिएगा? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो आपको जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। तो साथियों जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 44 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो साथियों ये जो भारतीय संघीय व्यवस्था देख रहे हैं उसकी विशेषता जो क्या नहीं। तो कह रहा है दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन। तो हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था ये भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा दोहरी नागरिकता, क्योंकि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ठीक है ना। क्या है? एकल नागरिकता है, मतलब कि संघात्मक शासन होते हुए भी हमारे यहाँ क्या है कि आपको केंद्र और राज्य दोनों की एक ही नागरिकता है, ठीक है ना। तो 44 का राइट आंसर ये हो गया। चलिए 45 में क्या कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो साथियों ये जो भारतीय संघीय व्यवस्था है इसमें केंद्र को जो है अधिक मजबूत जो है आपको बनाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ का जो संघीय व्यवस्था है वो आपको कनाडा मॉडल पर क्या है कि आपको आधारित है। तो 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 46 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस राज्य को 2014 में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी। तो देखिए, तो भारत के जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका क्या कर दिया गया कि आपको विभाजन करके 29वें राज्य के रूप में क्या था जानते हैं कि आपको तेलंगाना का जो है वो आपको स्थापना किया गया था। तो ये जो देख रहे हैं 46 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना।
तो भारत का 29वां राज्य कौन है जानते हैं? तो वो आपको तेलंगाना। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। तो देखिए, तो जो लोग आपको ऑप्शन नंबर ये मारे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल क्या होता है। तो साथियों, भारत में जो वित्त आयोग का कार्यकाल होता है ना, वो आपको 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? वो आपको राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत। तो ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। और वित्त आयोग में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। और उन सदस्यों की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये जो देख रहे हैं 47, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 48 में कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था। तो देखिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लिए थे वो आपको दिल्ली के लाल किले से लिए थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। और इनको जो शपथ दिलाया था कौन? तो वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 49 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो मेरे भाई, भारत में जो प्रथम आम चुनाव होता है ना, वो आपको 1952 में होता है। द्वितीय आम चुनाव कहेंगे 1957 में। और तृतीय जो है 1962 में। उसके बाद क्या होता है कि भारत में गठबंधन की राजनीति जो होती है वो आपको शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो प्रथम आम चुनाव कहेंगे 1952, द्वितीय 1957, तृतीय 1962। तो जैसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप इसे देख लेंगे। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 50 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, राजनीतिक दल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको राजनीतिक दल। बाकी आपको क्या है कि राज्य होने के लिए भूभाग चाहिए, जनसंख्या चाहिए, सरकार चाहिए, संप्रभुता चाहिए, सब कम से कम चाहिए, ठीक है ना। तो 50 का राइट आंसर डी समझ में आ गया होगा। चलिए 51 में क्या कह रहा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। इंदिरा गांधी देश के पहले क्या थे कि आपको यानी कि महिला प्रधानमंत्री। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री। तो ये जो देख रहे हैं आप क्या कि 51 नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 52 में। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, नहीं लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपको एओ ह्यूम थे। तो इसे आपको याद रखना है। और एओ ह्यूम को हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला के संत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये सभी बात आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं 53 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो साथियों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो आपको स्विट्जरलैंड में। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि आपको जनता जो होते हैं स्वयं शासन में भाग लेते हैं, ठीक है ना। और संसद के द्वारा जो आपको बनाए गए जो आपको क्या होते हैं मतलब कानून होते हैं उस पर जनमत संग्रह के आधार पर अपना हामी भरते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ना वो दुनिया के एकमात्र ऐसे देश है स्विट्जरलैंड, वहीं पर क्या है कि आपको अवेलेबल है। तो 53 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 54 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश के निर्माण की मांग जो है वो आपको की थी। तो देखिए, तो मुस्लिम लीग के द्वारा क्या था 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग जो थी वो आपको की गई थी। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 55 में। क्या कर रहा है सुनिए। अब कह रहा है कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से, ठीक है ना, किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। तो देखिए, भारत में विविधता में एकता है यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। तब 55 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 56 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था। तो देखिए, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर क्या था कि बना था। तो 56 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 57 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। तो साथियों, ये जो पंचशील समझौता है ना ये आपको कब होता है। तो 29 अप्रैल 1954 को। उसके बाद है ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। 3 जुलाई 1972 को ये आपको शिमला समझौता होता है। कौन होता है? शिमला समझौता। 25 जून 1975 को आपको देश में आपातकाल जो होते हैं उसको क्या किया जाता है कि आपको लागू किए जाते हैं। तो देखिए, तो 57 का राइट आंसर वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 58 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से किसके समान है। तो देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति की जो आपको क्या है जानते स्थिति
तुलनात्मक दृष्टि से जो है ना साथियों, वो आपको क्या जानते हैं, वो आपको ब्रिटिश महारानी की तरह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो वहां पर ब्रिटेन में, ठीक है ना, कि आपको ब्रिटेन की महारानी का महत्व, वही हमारे भारत में जो है राष्ट्रपति का क्या है कि आपको महत्व है लगभग लगभग, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 58, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 59 में क्या कह रहा है कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक कौन लिखे थे, तो ये आपको जेएस मिल लिखे थे। कौन लिखे थे? जेएस मिल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उसी के द्वारा ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक जो थे वो आपको लिखे गए थे। चलिए 60 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग देख रहे हैं ना, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनता कब है? 1953 में। रिपोर्ट कब देता है? 1956 में। कितना में? 55 में रिपोर्ट देता है। अधिनियम कब बनता है? तो ये आपको 1956 में। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि बताइए कि राज्य पुनर्गठन आयोग नेहरू जी ने कब गठित किया था? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? तो आपको फजल अली के अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए, यह रिपोर्ट देना। तो यह रिपोर्ट कब देता है राज्य पुनर्गठन आयोग? 1955 में। और इसी के आधार पर 1956 में क्या होता है कि आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है। उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या किए हैं कि जो आपको क्लास में टेस्ट हुई थी, ठीक है ना, 8/10/2023 का, उसका हम लोग एनालिसिस कर लिए, ठीक है ना। टेस्ट का कोड था AACPS, ठीक है ना, 02। क्या है?